हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं रमेश दलाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जड़ेवा। आज आपके सामने एक मैप करेंगे दिखाएंगे। हमारा जो आज का मैप है यूरोप के मानचित्र के अंदर, यूरोप में औद्योगिक क्रांति, यानी यूरोप के मानचित्र के अंदर औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थल जो हैं वो इस मैप के अंदर दिखेंगे। यहाँ पर सभी बच्चे अपना रोल नंबर लिखेंगे। ये यूरोप का मैप है। सबसे पहले मैप के अंदर यूरोप के औद्योगिक क्रांति का जो मैप आएगा उसके अंदर हम यहाँ पर दिखाएंगे संकेत, इंडेक्स, और इसमें हमें केवल एक इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। ये इंडेक्स दिखाएंगे हम एक, और इसके आगे लिखेंगे औद्योगिक क्रांति, प्रमुख औद्योगिक केंद्र, प्रमुख औद्योगिक केंद्र, यानी जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो हम दिखाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो आई थी यूरोप के अंदर, उसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड से, और इंग्लैंड में 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये औद्योगिक क्रांति जो आई, इसके दौरान अनेक तकनीकी परिवर्तन हुए जिन्हें औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जा सकता है। ये हमारा इंग्लैंड है। इस इंग्लैंड के अंदर प्रमुख केंद्र दिखाएंगे हम मैप के अंदर भर के सभी। अब औद्योगिक क्रांति जिसने यूरोप के सभी देशों की सभी प्रकार की परिस्थितियों को प्रभावित किया था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे आर्थिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्रांति से पहले हम देखते हैं कि पूरे यूरोप के अंदर जो उत्पादन है वो घरेलू पद्धति पर तैयार किया जाता था, यानी वस्तुओं का उत्पादन जो है वो घरों में तैयार किया जाता था। लेकिन सबसे पहले 1884 के अंदर, 1884 के अंदर, 1884 में एक प्रमुख इतिहासकार थे जिसका नाम था अर्नोल्ड टॉयनबी। इनकी 1883 में मृत्यु के बाद इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था जिस लेख का नाम था लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब 1884 में अर्नोल्ड टॉयनबी प्रमुख इतिहासकार हैं। इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसके अंदर उसने पहले ये बताया था कि इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति है वो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से निकलकर यूरोप के देशों की ओर जा रही है। यूरोप के जो बाकी देश हैं उन यूरोप के देशों में इंग्लैंड से ये औद्योगिक क्रांति जो है निकलकर यूरोप के देशों की ओर जा रही है। उसने सबसे पहले इस बात का प्रतिपादित किया था। और ये औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड के साथ साथ यूरोप के अंदर आई, उसने औद्योगिक क्षेत्र में भारी जो परिवर्तन किए थे जिनके कारण से इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। अब उसके बाद आता है टाइम, कि इस औद्योगिक क्रांति का समय क्या था। अलग अलग इतिहासकार इसका अलग अलग समय मानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम मानते हैं 1760 से लेकर 1770 से लेकर 1830 और 1840 ये समय है औद्योगिक क्रांति का। और मोटे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि 1750 से लेकर 1850 के बीच में औद्योगिक क्रांति जो थी वो प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले ये औद्योगिक क्रांति जो आई थी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आई थी, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आई, और उसके बाद वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों के अंदर ये औद्योगिक क्रांति जो है वो संभव हुई थी। अब इस औद्योगिक क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं हमने देखे। प्रमुख कारण यानी ये औद्योगिक क्रांति क्यों आई,
क्या क्या प्रमुख ऐसे कारण थे जिनके कारण से औद्योगिक क्रांति संभव हुई थी यूरोप या इंग्लैंड के अंदर? क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि प्रारंभ इसका हुआ है इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से निकलकर ये गई यूरोप के देशों में। तो इस औद्योगिक क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं वो प्रमुख कारण हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि। इसमें हमने देखा कि 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड की आबादी और यहाँ तक कि यूरोप के दूसरे देशों की आबादी भी लगभग 2 गुना हो गई थी। जो ये पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही थी, उस जनसंख्या बढ़ने से औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा क्यों मिली? क्योंकि जनसंख्या जो वृद्धि हुई, उस जनसंख्या वृद्धि के कारण एक तो आवश्यक जो श्रम की जरूरत थी वो पूरा हुआ। इसी प्रकार से दूसरा हम ये मान सकते हैं कि वैज्ञानिक जो आविष्कार हो रहे थे, जो हमने पढ़ा पिछले चैप्टरों के अंदर कि पुनर्जागरण काल आया, पुनर्जागरण काल ने भौतिक सुखों की प्राप्ति का एक नया सिद्धांत दिया। इसी प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन आया। धर्म सुधार आंदोलन ने क्या किया? पुनर्जागरण, भौतिक सुखों की प्राप्ति। उसी प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उसको बढ़ाने का कार्य किया। ये जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे पुनर्जागरण काल के बाद, धर्म सुधार आंदोलन के बाद, उससे भी जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। और ये जनसंख्या वृद्धि जो हुई, इस जनसंख्या वृद्धि ने के कारण से मृत्यु दर में गिरावट आई। और इसके साथ साथ आवश्यक जो श्रम था उद्योगों के लिए वो उपलब्ध होना आरंभ हुआ। तो जनसंख्या वृद्धि ने कह सकते हैं कि हम औद्योगिक क्रांति को लाने का कार्य किया। इसी प्रकार से दूसरा, पिछला चैप्टर हमने जो पढ़ा था कृषि क्रांति, इस कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति को लाने का कार्य किया। अगर कोई ये पूछे कि कृषि क्रांति पहले आई या औद्योगिक क्रांति, दोनों क्रांति एक दूसरे की समकालीन है। औद्योगिक क्रांति ने कृषि क्रांति को और कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को लाने का कार्य किया। अब कृषि क्रांति ने किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति को लाने का कार्य किया? क्योंकि कृषि क्रांति भी हम देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले आई थी, और इंग्लैंड के अंदर जो कृषि क्रांति आई उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो उत्पादन था, उत्पादन एवं कृषि उत्पादन, वो पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया। वहां पर जो नए नए आविष्कार हुए या नए नए जो आविष्कार किए गए, जिसके कारण से बदल बदल कर फसलों को बोया जाने लगा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ गई। नई जड़ वाली फसलों का प्रचलन हुआ। पशुओं की नस्लों में सुधार हुआ। यानी जो नया ज्ञान था कृषि का, उस नए ज्ञान के कारण से कृषि के अंदर एक आधुनिक क्रांति जो हुई, और उस क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को भी लाने का कार्य किया और कृषि क्रांति को एक नई गति देने का कार्य किया। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन ने क्या किया कि धर्म सुधार आंदोलन जो आया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में,
उसने यूरोप के देशों का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार उसको बढ़ाने का कार्य किया था और लोगों को एक नया जोश दिया था, भौतिक सुखों की प्राप्ति। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भौतिक सुखों की प्राप्ति धर्म सुधार आंदोलन के बाद यूरोप के अंदर हम देखते हैं, और जिसने औद्योगिक क्रांति को एक नई गति देने का कार्य किया। उसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक सरकार की स्थापना। संवैधानिक सरकार की स्थापना हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले 1688 में एक क्रांति हुई थी, और ये क्रांति थी गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको शानदार क्रांति का भी नाम दिया जा सकता है। और इस क्रांति के द्वारा क्या हुआ था कि वहाँ पर एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हो गई थी। यानी जो संसद थी, उस संसद के हाथ में शक्ति आ गई थी, राजा की शक्ति को सारी की सारी संसद के हाथों में सौंप दिया गया था, और वहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई संवैधानिक सरकार की स्थापना हो गई थी। और ये संवैधानिक सरकार की स्थापना जब इंग्लैंड में हुई, तो अगले ही वर्ष इंग्लैंड के अंदर वहाँ की संवैधानिक सरकार ने, संसद ने लोगों के लिए 1689 के अंदर बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की थी 1689 के अंदर। और बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की तो उसके कारण से वहाँ पर लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली। बिल ऑफ राइट्स के कारण वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता संसद के द्वारा लोगों को वहाँ पर दी गई, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ प्राइवेट संपत्ति का अधिकार और इसके साथ साथ व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय चुनने का अधिकार। ये मिले लोगों को, जिसका परिणाम क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को एक नई गति मिली। इसके बाद अगला पॉइंट हम कर सकते हैं इसके अंदर उपनिवेशवाद। क्योंकि उपनिवेशवाद जो है, उस उपनिवेशवाद ने भी औद्योगिक क्रांति को लाने का कार्य किया। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इनमें सबसे ज़्यादा जो उपनिवेशवाद था वो इंग्लैंड का था, और विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के पास उपनिवेशवाद था। इन उपनिवेश, जैसे हम भारत के अंदर भी पढ़ते, एशिया के अंदर, भारत के अंदर भी इंग्लैंड का उपनिवेशवाद, इन उपनिवेशवाद जो थे, उन उपनिवेशों का प्रयोग इंग्लैंड ने क्या किया, उनका शोषण के द्वारा, यानी वहाँ के उपनिवेशों के शोषण के द्वारा संपत्ति अर्जित की। और यही संपत्ति, यही पूंजी जो है, ये पूंजी आगे चलकर औद्योगिक क्रांति को एक नई गति देने का कार्य करती है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे बैंकिंग प्रणाली, बैंकों की स्थापना। अनेक प्रकार के जो बैंक आरंभ हुए थे, और इंग्लैंड के अंदर भी उन बैंकों ने लोगों को आवश्यक मात्रा में, जितना उन्हें चाहिए था उद्योग लगाने के लिए, आवश्यक मात्रा में कर्ज उधार दिया, और उनकी स्थापना से 18वीं और 19वीं शताब्दी विश्व के लगभग सभी देशों के अंदर बैंकों की स्थापना हुई, जिसमें इंग्लैंड भी एक प्रमुख देश है। इसी प्रकार इसमें एक मान सकते हैं संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। संयुक्त पूंजी कंपनियां, इंग्लैंड में इसका आरंभ होता है 1600 ईस्वी में। ट्यूट वंश की महारानी जो थी, रानी एलिजाबेथ, उसके समय होता था। ये पूंजी कंपनियों की जो स्थापना की गई थी, वो औद्योगिक क्रांति को लाने के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि एक व्यक्ति जो है, वो अपनी जो बचत है, वो एक सीमा है, उस सीमा तक ही अपनी बचत निवेश कर सकता है व्यापार के अंदर। लेकिन एक से अनेक व्यक्ति मिलकर संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण के द्वारा अपनी जो बचत है, वो बचत लार्ज स्केल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, और वो निवेश जो है वो औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक है, या आवश्यक मात्रा में औद्योगिक क्रांति को लाने के लिए जितना धन चाहिए था, आवश्यक मात्रा में जो पूंजी थी, वो पूंजी प्राप्त हुई इस संयुक्त पूंजी कंपनियों के द्वारा। इसी प्रकार से हम एक कह सकते हैं कि इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ,
इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, यानी इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति जो थी उसने भी इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति को लाने का कार्य किया। एक तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से घिरा होने के कारण साथ साथ वहाँ पर, यानी समुद्र से घिरा, जिसके कारण से इंग्लैंड की आसानी से, यानी प्राकृतिक बंदरगाहें हैं, और इन बंदरगाहों से किसी भी महाद्वीप की ओर, चाहे अफ्रीकी महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या यूरोप के अंदर, किसी भी महाद्वीप के अंदर व्यापार किया जा सकता है। दूसरा, वहाँ की जो जलवायु है इंग्लैंड की, वो जलवायु है शीत और नम, शीत एवं नम जलवायु है, जिसने प्रारंभ में वहाँ पर वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख क्रांति करने का कार्य किया था। इसी प्रकार से इंग्लैंड में हम मान सकते हैं कि खनिज पदार्थ आवश्यक मात्रा मिलते हैं। औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ जो चाहिए थे वो थे लोहा तथा कोयला, और ये लोहे और कोयले के जो भंडार थे वो इंग्लैंड के अंदर थे, जिसके कारण से भी वहाँ पर औद्योगिक क्रांति जो है वो आई। इसी प्रकार से एक पॉइंट हम इसमें कर सकते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय, क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले 1688 में संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई थी, और संवैधानिक सरकार की स्थापना के बाद वहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, यानी आवश्यक मात्रा में नापतोल की प्रणालियाँ, नापतोल की प्रणाली, एक समान मुद्रा, एक समान मुद्रा, नापतोल की प्रणाली, एक समान मुद्रा, और यातायात और संचार के साधनों का विकसित होना, यातायात एवं संचार, जिसके कारण से वहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसने औद्योगिक क्रांति को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जबकि इसकी तुलना में हम यूरोप के दूसरे देशों के अंदर देखते हैं कि ये सभी चीज़ें, यानी देश का राष्ट्रीय एकीकरण नहीं था वहाँ पर। ये सारे के सारे जो हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण है। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम इस यूरोप के मैप के अंदर भर के देखेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति आई थी। ये यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में हमने पहले भी कुछ देशों को बनाया था। यहाँ पर एक संकेत देना है प्रमुख औद्योगिक केंद्र का। उसके बाद सबसे पहले हम ये पश्चिमी यूरोप, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा से यहाँ पर सबसे पहले ये देश बनाएंगे हम पुर्तगाल। और इस पुर्तगाल के अंदर जो इसकी राजधानी है यहाँ पर लिस्बन, इसको दिखाएंगे लिस्बन। उसके बाद दूसरा जो देश है वो हम दिखाएंगे, ये है स्पेन। और स्पेन के अंदर स्पेन की जो राजधानी है उस राजधानी को दिखाएंगे इसी संकेत के द्वारा, मैड्रिड। ये मैड्रिड है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इटली, और इटली के अंदर ये इटली है, ये इटली का नेपल्स, सार्डिनिया और ये है कोर्सिका, ये इसी के है तीनों राज्य। यहाँ पर हम एक प्रमुख नगर दिखाएंगे मिलान। मिलान, यहाँ पर रोम। ये सारे जो प्रमुख नगर हम दिखा रहे हैं ये औद्योगिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आए थे, जो प्रमुख होकर उभरे थे। इसी प्रकार ये है हमारा डेनमार्क, और डेनमार्क की जो राजधानी है अमेस्टरडम। यहाँ पर अमेस्टरडम, यहाँ पर दो देश, ये हमारा बेल्जियम, ये बेल्जियम है, और ये नीदरलैंड या होलैंड है। और यहाँ से ये है फ्रांस, और इस फ्रांस के अंदर यहाँ पर हम दिखाएंगे पेरिस। यहाँ तीन देश दिखाएंगे, यहाँ पर ऊपर
ये है नॉर्वे, स्वीडन, और ये जो फिन दिखाई दे रहे हैं ये है फिनलैंड। अब हमारा ये मेन इंग्लैंड, ये है आयरलैंड, और ये है इंग्लैंड। अब इस इंग्लैंड के अंदर कुछ प्रमुख नगर दिखाएंगे, वहाँ पर जो बड़े बड़े नगर अस्तित्व में आए थे इस औद्योगिक क्रांति के बाद। इसमें पहला है ये यॉर्कशायर, यॉर्कशायर, यॉर्कशायर। इसके बाद यहाँ पर हम दिखाएंगे एक मानचेस्टर, मानचेस्टर। मानचेस्टर के बाद यहाँ पर हम दिखाते हैं लंदन, लंदन। लंदन के साथ एक यहाँ प्रमुख नगर है पोर्ट्समाउथ, पोर्ट्समाउथ, पोर्ट्समाउथ। और एक यहाँ पर दिखाएंगे वेल्स, वेल्स। एक यहाँ पे लिवरपूल, लिवरपूल। ये इंग्लैंड के कुछ प्रमुख, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर आई थी, इसलिए यॉर्कशायर, मानचेस्टर, लिवरपूल, वेल्स, पोर्ट्समाउथ, लंदन, ये कुछ इंग्लैंड के प्रमुख नगर दिखाएंगे हम जो औद्योगिक क्रांति के बाद, जिनकी आबादी पहले से कई गुना बढ़ गई थी। अब इसमें जर्मनी के अंदर भी जर्मनी की राजधानी दिखा सकते हैं, यहाँ पर बर्लिन। ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उसकी एक राजधानी थी वियना, वियना। अब ये इस प्रकार से हम औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थल दिखाएंगे यूरोप के मैप के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर हमारा ये मैप आता है तो इस मैप को इस प्रकार से भरेंगे और इस पर आवश्यक टिप्पणी लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय क्या है, औद्योगिक क्रांति को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति जो आई है वो औद्योगिक क्रांति के कुछ प्रमुख कारण क्या थे, और किस प्रकार से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है वो औद्योगिक क्रांति 3 चरणों में आई है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र के बाद दूसरी जो औद्योगिक क्रांति आई है वो यातायात और संचार के साधनों में आई है, यातायात एवं संचार के साधनों में, क्योंकि यातायात और संचार के साधनों के बगैर औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो औद्योगिक क्रांति आई, यानी प्रारंभ में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो औद्योगिक क्रांति आई, वस्त्र उद्योग, वहां पर प्रारंभ में क्या किया गया, जल शक्ति का प्रयोग किया गया। जल शक्ति के द्वारा औद्योगिक क्रांति को गति दी गई। जल शक्ति के बाद हम देखते हैं वाष्प शक्ति आई, वाष्प शक्ति के द्वारा औद्योगिक क्रांति। और उसके बाद हम देखते हैं कि वाष्प शक्ति के बाद तेल ऊर्जा, तेल ऊर्जा, तथा उसके बाद विद्युत के द्वारा इस औद्योगिक क्रांति को एक नई गति दी गई थी। धन्यवाद।